हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को पाठ 6 सामाजिक विज्ञान का पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। मध्ययुगीन अर्थात मध्य युग का शासन व्यवस्था कैसा था और कैसी कैसी स्थापना की गई थी, उसके बारे में हम लोग चले पढ़ते हैं। आज गांव के चौक में कासम मीर का लोक डायरा था। रात के समय सभी चौक में इकट्ठे हुए। नन्हे बच्चे पहले से ही आगे की पंक्ति यानी लाइन में बैठ गए थे। लोक डायरे में लोक साहित्य के साथ देशभक्ति के गीत भी गाए गए। उत्सव को तो स्मारक का गीत बहुत ही पसंद आया। दूसरे दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा स्मारक क्या होता है? कह रहे हैं कि आज गांव के चौक में कासम मीर का लोक डायरा था। रात के समय सभी चौक में इकट्ठे हुए। नन्हे बच्चे पहले से ही आगे की लाइन में बैठ गए थे। लोक डायरे में लोक साहित्य के साथ देशभक्ति के गीत गाए गए। उत्सव को स्मारक का गीत बहुत ही पसंद आया। दूसरे दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा स्मारक क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। दादा ने उत्तर दिया, स्मारक को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। प्रजा रक्षण एवं कल्याणकारी कार्य करने हेतु इस देश में अनेक वीर शहीद यानी बलिदान दे दिए हैं। इन्हीं वीरों के बलिदान की याद में स्मारक बनाया जाता है। त्यौहार के दिन स्मारक की पूजा होती है। शहीदों की वीरता के गीत गाए जाते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति है। दादाजी, आप हमें अपने देश की संस्कृति की बातें बताएंगे ना? उत्सव और उसके दोस्तों ने आग्रह यानी प्रार्थना किया। कहे दादा उत्सव ने जब पूछा दादाजी से कि स्मारक क्या होता है, तो दादाजी ने बताया कि स्मारक को बलिदान का प्रतीक यानी चिन्ह माना जाता है। प्रजा की रक्षा के लिए एवं कल्याणकारी काम के लिए इस देश में अनेक वीर यानी बहादुर शहीद हो गए, अपना बलिदान दे दिए। इन्हीं वीरों की याद में स्मारक बनवाया जाता है। त्यौहार के दिन स्मारक की पूजा होती है। शहीदों की वीरता के बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। हमारे देश की यह संस्कृति है। दादाजी हमें अपने देश की संस्कृति की बातें बताएंगे ना? उत्सव और उसके दोस्त दोनों ने दादाजी से आग्रह किया। स्मारक चिन्ह आप लोग देख भी रहे होंगे, बनाया गया है चित्रों में। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। रुको कहकर दादाजी 2-3 चित्र ले आए, फिर बोले, देखो इन चित्रों में मंदिर दिखाई देते हैं। पत्थरों को कलात्मक आकार यानी रूप देकर बोलते हुए कर दिया हो ऐसा लगता है ना? मैं आज आपसे राजपूत युग की संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ बातें करूँगा। दादाजी बच्चों को कहते हैं रुको कहकर 2-3 चित्र लाते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो इन चित्रों में मंदिर दिखाई देते हैं। पत्थरों को बहुत अच्छी ढंग से कलात्मक यानी कला का रूप देकर आकार देकर बोलते हुए कर दिया हो ऐसा बनाया गया है मूर्ति। ऐसा लगता है ना? मैं आज आप लोग से राजपूत की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या थी, उसके बारे में बात करूँगा। आगे पढ़ते हैं। राजपूत युग की शासन व्यवस्था। राजपूत के समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजपूत काल दौरान संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक राज्य सत्ता यानी राजतंत्र, किसी एक राज्य का राजा नहीं था। छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। सभी प्रदेशों की सीमाएं अपने राजा की सैन्य शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। आपने पिछले पाठ में राजपूत युग के राज्य एवं वंश के बारे में जाना है। यहाँ आप उस समय की शासन व्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य और महत्वपूर्ण बाह्य यानी बाहरी आक्रमणों या हमलों के बारे में जानेंगे। कह रहे हैं राजपूत काल के समय में पूरे भारत प्रदेश पर कोई एक राजा का सत्ता यानी शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था। भारत छोटे बड़े राज्यों में बटा था। सभी प्रदेश की सीमाएं अपनी राजा की सैनिक शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। और आप लोग पिछले पाठ में
राजपूत युग के राज्य एवं वंश के यानी कुल के बारे में जाना था, पढ़ा था। यहाँ पे उनके शासन की व्यवस्था, साहित्य स्थापना और महत्वपूर्ण बाहरी आक्रमणों के बारे में जानेंगे। आगे चलिए पढ़ते हैं। पहला है शासन व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है इंतजाम। चलिए पढ़ते हैं शासन व्यवस्था कैसी थी। 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत वंश शासन करते थे। उस काल दौरान शासक वंशों में कई परिवर्तन आते रहे, लेकिन राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। करें 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत वंश शासन करते थे। उस काल के समय शासन वंशों में कई परिवर्तन आते रहे, लेकिन राजकीय प्रशासनिक जो व्यवस्था थी राजा के राज्यों में, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं। राजा का पद वंश के आधार पर पारंपरिक रूप से प्राप्त होता था। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, यह आवश्यक नहीं था। राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किए गए पुत्र को युवराज माना जाता था। लोग एवं राज दरबारी चुनाव करके या पसंद करके नियुक्त किए हुए राजाओं का दृष्टांत यानी उदाहरण भी देखने को मिलता है। जैसे कि कश्मीर के यशस्कर को ब्राह्मणों की मंडली ने गद्दी पर बिठाया था। गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्यों ने गद्दी के लिए योग्य माना था। कह रहे हैं कि राजा का पद वंश के आधार पर पारंपरिक रूप से प्राप्त होता था। सामान्यतः यानी साधारण ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने, यह आवश्यक नहीं था। राजा के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किए गए, चुनाव किए गए पुत्र को युवराज माना जाता था। लोग एवं राज दरबारी चुनाव करके या पसंद करके नियुक्त किए हुए राजाओं का उदाहरण भी देखने को मिलता था। जैसे कि कश्मीर के यशस्कर को ब्राह्मणों की मंडली ने गद्दी पर बिठाया था। गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्यों ने गद्दी के लिए उसे योग्य माना था। आगे पढ़ते हैं। राजा को राज्य व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करने हेतु मंत्री नियुक्त किए जाते थे। राजा प्रजा हित का ध्यान रखते थे, फिर भी कई बार प्रजा राजा के दोषयुक्त संचालन का भोग बनती थी। कह रहे हैं कि राजा को राज्य व्यवस्थित यानी अच्छे ढंग से चलाने में मदद करने के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते थे। राजा प्रजा का भलाई ध्यान में रखते थे, फिर भी कई बार प्रजा राजा के दोष का कारण बन जाते थे, शिकार बनते थे यानी कारण बन जाते थे, दोषी बन जाते थे। आगे पढ़ते हैं। गांव की शासन व्यवस्था। गांव में शासन करने की व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में ग्राम संस्थाओं का महत्व अधिक था। ग्राम शासन पंचायत के हस्तगत यानी हाथों में था। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच था। गांव के संरक्षण यानी रक्षा और न्याय की जिम्मेदारी उसके सिर पर रहती थी। उसके द्वारा दिया गया न्याय अंतिम माना जाता था। फिर भी कई बातों में तो गांव में ग्राम सभा ही न्याय करती थी और सजा भी करती थी। आज भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या पंच के बुजुर्गों का मार्गदर्शन यानी सुझाव लिया जाता है। करें मध्यकालीन में भारत में ग्राम यानी गांव संस्थाओं का महत्व अधिक था। ग्राम शासन पंचायत के अधिकार में था। उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच था। गांव की रक्षा और न्याय की जिम्मेदारी उसके सिर पर होती थी, गांव के मुखिया या सरपंच के सिर पर। उसके द्वारा जो न्याय दिया जाता था वो अंतिम माना जाता था। और फिर भी कई बातों में गांव में ग्राम सभा ही न्याय करती थी और सज़ा भी करती थी यानी दंड भी देती थी। आज भी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत या पंच के बुजुर्गों का सुझाव लिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इस समय राज्य की आय का यानी इनकम का मुख्य स्रोत यानी आधार जमीन महसूल कर था। हर एक राज्य की जमीन महसूल वसूल करने की रीति यानी ढंग अलग अलग थी, लेकिन ज़्यादातर जमीन उत्पाद का छठा हिस्सा जमीन महसूल के रूप में वसूल किया जाता था। तदुपरांत यानी उसके बाद प्रजा पर अन्य कर भी थे। इन सभी कामों के लिए भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था थी।
इसके अलावा बंदरगाह और नाके पर से भी इकट्ठा किया जाता था। सामंत लोग कर इकट्ठा करते और राजा को कर देते थे। करें इस समय राजा की आय यानी इनकम का मुख्य आधार जमीन का कर था। महसूल जिसे बोलते हैं, हर एक राज्य की जमीन महसूल वसूल करने की अलग अलग रीति थी, ढंग था, लेकिन ज़्यादातर जमीन उत्पादन का छठा हिस्सा जमीन कर के रूप में वसूल किया जाता था। उसके बाद प्रजा पर दूसरे भी अन्य कर थे। इन सभी कामों के लिए अलग अलग पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। पद पर अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा बंदरगाह और नाके पर से भी कर इकट्ठा किया जाता था और सामंत लोग कर इकट्ठा करके और राजा को कर देते थे। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है साहित्य। राजपूत काल दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार का साहित्य अधिक प्रमाण यानी मात्रा में लिखा गया। इस युग में राजाओं की ओर से विद्वानों और विद्या को खूब प्रोत्साहन यानी बढ़ावा मिलता था। इस समय संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में खूब साहित्य लिखा गया। संस्कृत भाषा के महान कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी। उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध यानी हत्या कैसे किया था उसका वर्णन यानी उल्लेख किया गया था। ऐसे ही और एक कवि श्री हर्ष ने नल और दमयंती की कथा नैषध चरित नामक महाकाव्य में की है। कहीं राधा आदि गोपियों द्वारा की गई कृष्ण भक्ति के प्रसंगों का रस में वर्णन किया गया है। कई ऐसे भी काव्य रचे गए हैं जिनमें राजाओं के जीवन चरित्र और शौर्य यानी बहादुरी की कहानियों का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि राजपूत काल के समय में धार्मिक एवं अन्य प्रकार के साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया। इस युग में राजाओं की ओर से विद्वानों और विद्या को खूब बढ़ावा मिलता था। इसमें संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु अनेक भाषाओं में खूब साहित्य लिखा गया। संस्कृत भाषा के महान कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी। उसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का हत्या कैसे किया था उसका उल्लेख किया है। ऐसे ही एक और कवि श्री हर्ष ने नल और दमयंती की कथा नैषध चरित नामक महाकाव्य में की है। कहीं राधा और आदि गोपियों द्वारा की गई कृष्ण भक्ति के प्रसंगों का रस में वर्णन किया गया है। कई ऐसे भी काव्य रचे गए हैं जिसमें राजाओं के जीवन चरित्र और उनकी वीरता की कहानी लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। उदाहरणतया गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्राय ने कुमारपाल चरित्र लिखा है। उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था। इस ग्रंथ के साथ राजा सिद्धराज जय सिंह और हेमचंद्राय का नाम जुड़ा हुआ है। उस समय पाटण शहर में इस ग्रंथ की हाथी पर पालकी निकाली गई थी। करे उदाहरण में बता रहे हैं कि गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्राय ने कुमारपाल चरित्र लिखा है। उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था और इस ग्रंथ के साथ राजा सिद्धराज जय सिंह और हेमचंद्राय का नाम जुड़ा हुआ है। और उस समय पाटन शहर में इस ग्रंथ की हाथी पर पालकी निकाली गई थी। आगे पढ़ते हैं। काव्यों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए हैं। भव विभूति ने उत्तरा रामचरित नामक नाटक लिखा है। नारायण नामक पंडित ने पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश नामक कहानी संग्रह की रचना की थी। हमारी पाठशाला या फिर नज़दीकी पुस्तकालय में ऐसे कहानी संग्रहों या लोक कथाओं की पुस्तकें होंगी। आइए हम वाचन पर्व की प्रवृत्ति करें यानी उसे पढ़ने का कार्य करें। कह रहे हैं कि काव्यों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए थे। भूति ने उत्तर रामचरित नामक नाटक लिखा है। नारायण नामक पंडित ने पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश नामक कहानी संग्रह की रचना की। हमारी पाठशाला या नज़दीक पुस्तकालय में ऐसे कहानियों का संग्रह या लोक कथाओं की पुस्तकें होंगी, उसको हम लेकर पढ़ सकते हैं।
आगे पढ़ते हैं। देखिए, कुछ साहित्यकार कवि के नाम और उनकी रचना दिया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का रचना किए। कल्हड़ राजतरंगिणी लिखे। बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र लिखे। इधर आगे है सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखे। मेरुतुंग ने प्रबोध चिंतामणि लिखे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है स्थापत्य। स्थापत्य यानी स्थापना। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। राजपूत युग में जो निर्माण हुआ उसमें मंदिरों का निर्माण विशेष यानी खास था। राजपूत राजा भव्य और कलात्मक इमारतें निर्मित करने के बहुत ही शौकीन थे, उन्हें बहुत पसंद था। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों, किलों, राजमहलों, जलाशयों यानी तालाबों वगैरह यानी और दूसरे वस्तुओं से उस समय के स्थापत्य शिल्प का ख्याल आता है। कह रहे हैं कि राजपूत युग में जो निर्माण हुआ उनमें मंदिरों का निर्माण विशेष है, खास है। राजपूत राजा भव्य यानी बहुत बड़े और कलात्मक इमारतें निर्मित करवाने यानी बनवाने के बड़े शौकीन थे। उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों, किलों, राजमहलों और जलाशयों और वगैरह से यानी और दूसरों से उस समय के स्थापत्य यानी स्थापना और शिल्प का ध्यान आता है। आगे पढ़ते हैं। उत्तर भारत में इस समय दौरान निर्मित हुए मंदिरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर और भुवनेश्वर का पुरी मंदिर स्थापत्य शिल्प कला की दृष्टि यानी नज़रिए से प्रख्यात अर्थात विख्यात है। इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर है उसमें कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात में मोढेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर प्रख्यात है। कह रहे हैं कि उत्तर भारत में इस समय निर्मित हुए मंदिरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और भुवनेश्वर का पुरी मंदिर स्थापना और शिल्प कला के नज़रिए से प्रसिद्ध है। इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो दूसरे सूर्य मंदिर हैं उनमें कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात में मोढेरा में बना हुआ सूर्य मंदिर विख्यात यानी प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। मोढेरा के सूर्य मंदिर की यह विशेषता थी कि पहली किरण मंदिर में स्थापित प्रतिमा पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार यानी स्वरूप देकर उसको 7 घोड़े खींचते हो ऐसा स्वरूप दिया गया था। कह रहे हैं कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसकी यह विशेषता यानी खासियत है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित मूर्ति पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार दिया गया था जिसमें 7 घोड़े खींचते हों सूर्य मंदिर को, और ऐसा रूप दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन इस तरह 3 धर्म की गुफाएं हैं। उनमें कैलाश मंदिर भव्य यानी बड़ा है। मुंबई के नज़दीक एलिफेंटा की गुफाएं बनी हुई हैं। उनमें 3 मुख वाले शिव का शिल्प प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन इस तरह के 3 धर्म की गुफाएं बनी हुई है। उसमें कैलाश का मंदिर जो है बहुत ही बड़ा है, भव्य है। मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाएं बनी हुई हैं, उसमें 3 मुख वाले शिव का शिल्प यानी मूर्ति प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं। मदुराई का कह मीनाक्षी मंदिर सारे देश में प्रख्यात यानी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते थे। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्धि सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर पर ऐसे ही कई हमले यानी आक्रमण हुए थे। मदुराई के बारे में बता रहे हैं कि मदुराई का मीनाक्षी मंदिर सारे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते हैं। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार यानी अंदर जाने के लिए जो प्रवेश द्वार बना है वो बहुत प्रसिद्ध। ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्धि यानी
प्रख्यात सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर पर ऐसे कई बार आक्रमण हुए थे। आगे पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ऐसे तो राजपूत युग अपने शौर्य यानी वीरता और समर्पण यानी त्याग के लिए याद किया जाता है। इस समय बेजोड़ यानी जिसकी तुलना किसी से न की जाए ऐसे स्थापत्यों का भी निर्माण हुआ है। इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। कह रहे हैं कि ऐसे तो राजपूत युग अपने वीरता और त्याग के लिए याद किया जाता है और इस समय बेजोड़ जिसकी कोई जोड़ न हो, तुलना न हो, ऐसे स्थापना का भी निर्माण हुआ। इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। आगे पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1000 से 1075 दौरान मोहम्मद गजनी ने कई बार चढ़ाई की थी। मोहम्मद गजनी गजना प्रांत का सुल्तान था। हर बार उसे कठिनाई होती थी, फिर भी वह पुनः यानी फिर से तैयारियां करके आंधी की तरह चढ़ आता था। ऐसा ही एक आंधी की तरह वह सोमनाथ पर चढ़ आया। उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन था। सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया, लेकिन सफलता न मिली। कह रहे हैं ईस्वी सन 1000 से 1075 के समय मोहम्मद गजनी ने कई बार आक्रमण की चढ़ाई की। मोहम्मद गजनी गजना प्रदेश का सुल्तान था। हर बार उसे कठिनाई होती थी, फिर भी वह फिर से तैयारी करके आंधी की तरह चढ़ाई कर देता था, चढ़ाता था। ऐसे ही एक बार आंधी की तरह वह सोमनाथ पर चढ़ाया। उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का राज्य चलता था, शासन था। सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ भी दिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आगे पढ़ते हैं। दिल्ली की सत्ता बदली। गजनी के निधन के बाद गजनी प्रांत पर सत्ता यानी शासन स्थापित करने हेतु वहाँ के सुल्तानों में जबरदस्त दांव-पेच खेला गया। राजपूत शासकों ने इस निर्बलता यानी कमजोरी का लाभ नहीं लिया। इस दौरान गजनी ने शहाबुद्दीन गोरी को मजबूत शासन स्थापित किया। उसने भारत पर चढ़ाई करने को सोचा। वह भारत पर धन प्राप्ति हेतु नहीं बल्कि सत्ता स्थापित करने आया था। कह रहे कि गजनी की मृत्यु के बाद गजनी प्रदेश पर शासन स्थापित करने के लिए वहाँ के सुल्तानों ने जबरदस्त दांव-पेच यानी खेल खेला, लेकिन राजपूत शासकों ने इस कमजोरी का फायदा नहीं लिया और उसी समय गजनी ने शहाबुद्दीन गोरी का मजबूत शासन स्थापित किया। उसने भारत पर चढ़ाई करने का सोचा, लेकिन वह भारत पर धन पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी शासन स्थापित करने के लिए आया था। आगे पढ़ते हैं। शुरुआत में शहाबुद्दीन सफल नहीं हुआ। उसमें भी अड़हिलवाड़ पाटल की महारानी नायिका देवी के सामने मिले पराजय को वह भूल न सका। शहाबुद्दीन ने इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर चढ़ाई करने का नाम नहीं लिया। आखिरकार दूसरी बार दिल्ली पर चढ़ आया। करे शुरुआत में शहाबुद्दीन सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। उसमें भी अड़हिलवाड़ पाटल की महारानी नायिका देवी के सामने मिले पराजय यानी हार को वह भूल नहीं पाया था। शहाबुद्दीन ने इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर आक्रमण करने का नाम नहीं लिया और बाद में दूसरी बार दिल्ली पर चढ़ाया। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी की हिम्मत से अकेले लड़े, साथ ही राजपूत शासकों का साथ न मिला। पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली पर से राजपूत शासन का अंत हुआ। शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित की, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई यानी विस्तार किया। शहाबुद्दीन गोरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक आया। वह गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। करें पृथ्वीराज बिना पहले की तैयारी के हिम्मत से अकेले लड़े। उनके जो साथी थे राजपूत शासक, उनका साथ इनको नहीं मिला।
पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली पर से राजपूत शासन का अंत हो गया, वहीं से समाप्ति हो गई। शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित किया, अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। शहाबुद्दीन गौरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम यानी सेवक सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। वह गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। आगे पढ़ते हैं। इस तरह भारत में दिल्ली की गद्दी पर राजपूत शासन का अंत हुआ। देश की राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसे थे, क्यों परिवर्तन करने पड़े, ऐसे कई प्रश्नों के बारे में सोचें। शौर्य और समर्पण के सामने गद्दी के लिए दांव पेच की शतरंज यानी खेल खेली जाने लगी। दिल्ली की गद्दी अब रक्त रंजित बनी यानी खून से लाल बनी। करें इस तरह भारत में दिल्ली की गद्दी पर राजपूतों के शासन का अंत हो गया। देश की राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में बदलाव हुआ। ये बदलाव कैसे थे, बदलाव क्यों करने पड़े, ऐसे कई प्रश्नों के बारे में सोचिए। शौर्य यानी बहादुरी और समर्पण यानी त्याग के सामने गद्दी के लिए दांव पेच की खेल खेली जाने लगी। दिल्ली की गद्दी जो थी अब खून से लाल बन चुकी थी। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा 1 से 2 बार, और प्रश्न उत्तर आपको बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।